नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एंग्लो नेपाल वॉर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस युद्ध का क्या कारण था, इस युद्ध को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, क्यों पढ़ रहे हैं उसको मैं पहले बता देता हूँ। युद्ध क्यों हुआ था वो आगे हम वीडियो में जान लेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वॉर के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब ये युद्ध ख़त्म हुआ था और इसके बाद जो संधि की गई थी नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और उस ट्रीटी के बाद जो बॉर्डर निर्धारित किया गया था, आज के जो वर्तमान में नेपाल कंट्री है, देश है, और भारत देश है, आज भी वही बॉर्डर है। हम उसी बॉर्डर को शेयर करते हैं जो आज से करीब 200 से ज़्यादा वर्ष पहले निर्धारित किया गया था। तो इस नज़रिए से हमें ये वॉर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वॉर क्यों हुआ था, कौन सा ट्रीटी हुआ था, और ट्रीटी से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही रोचक है, आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पर और सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, नेपाल जो है वो एक हिमालयन किंगडम है ना। सदियों से वहाँ पे कोई ना कोई डायनेस्टी मतलब रूल करती रही है, लेकिन हम बहुत पुराने इतिहास में नहीं जा रहे हैं। युद्ध से 200-300 साल पहले तक का हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, 1559 से लेके 1768 तक वहाँ पे गोरखा कॉन्फेडरेसी था। क्या था गोरखा कॉन्फेडरेसी? ये 24 स्टेट्स थे एक तरीके से, है ना। इस 24 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था कि जिसको कि वहाँ पे उस वक्त 24 राज्य भी कहा जाता था। अब दोस्तों, गोरखा कॉन्फेडरेसी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भारत में मराठा कॉन्फेडरेसी बन गया था ना, होलकर्स अलग रूल करते थे, जो सिंधिया थे या शिंदे वो अलग रूल करते थे, गायकवाड़ जो था वो बड़ौदा के साइड रूल करते थे, भोंसले जो थे। तो जैसे जिस तरीके से मराठा का जो पूरा वो था कॉन्फेडरेसी बन गया था, उसी तरीके से एक गोरखा कॉन्फेडरेसी था। कब से कब तक था? 1559 से लेके 1768 तक। लेकिन 1768 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक किंग आते हैं जिनका नाम है पृथ्वी नारायण शाह। इनका नाम है किंग पृथ्वी नारायण शाह। तो ये 1768 में ये क्या करते हैं कि जो भी 24 राज्य है, कॉन्फेडरेशन है, उसको मिला देते हैं, यूनिफिकेशन कर देते हैं और किंगडम ऑफ नेपाल को एस्टेब्लिश करते हैं। और आज का जो प्रेजेंट डे आपको नेपाल का मैप दिखता है मोर और लेस, उस वक्त ही ये चित्र में आया था कि नेपाल इस तरीके का होगा। तो 1768 में जो गोरखा कॉन्फेडरेसी का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो जाता है, 24 राज्य जो है वो खत्म हो गए। जो किंग आए पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने यूनाइट किया, सबको यूनिफिकेशन किया और किंगडम ऑफ नेपाल इस्टेब्लिश हो गया। जब इस मतलब नेपाल को इस्टेब्लिश किया गया तो नेपाल जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। अब स्ट्रॉन्ग बनने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि देखिए 1768 में यूनिफिकेशन ऑफ नेपाल किया गया, ठीक है। तो अगले 20 साल तक जो है ना पावर काफ़ी बढ़ गया ये नेपाल का। तो उसके बाद ये लोग क्या करने लगे कि रिपीटेड जो है वो हमला करने लगे, आक्रमण करने लगे। कहाँ पे? तो तिब्बत वाले साइड में, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे ये जाते थे, लूटपाट मचाते थे, है ना, और धन दौलत जो भी उनको मिलता था वहाँ से उठा के लेके आ जाते थे। तो ऐसा इन्होंने काफ़ी बार किया। अगर हम बात करें 1788 से 1791, इन 3 सालों के बीच में तो रिपीटेड नेपालीज इन्वेजन किया गया तिब्बत में, जिससे कि परेशान होकर जो उस वक्त के वहाँ के स्पिरिचुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो लीडर थे दलाई लामा, दोस्तों आज के जो दलाई लामा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे जो उस वक्त के दलाई लामा थे उन्होंने वो चले गए मिलिट्री सपोर्ट मांगने। कहाँ गए दोस्तों? तो वो गए मिलिट्री सपोर्ट मांगने चाइना में। और उस वक्त चाइना में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? तो उस वक्त चाइना में चिंग डायनेस्टी रूल कर रही थी। अब इसको किंग डायनेस्टी नहीं बोलेंगे, जैसे सी से चाइना होता है वैसी चिंग डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो दलाई लामा वहाँ पे गए, उन्होंने बताया कि देखिए नेपाल के जो रूलर्स हैं वो आते हैं तिब्बत में और वहाँ पे लूटपाट मचाते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं। तो वो मिलिट्री सपोर्ट मांगने गए चाइना। चलिए अब आगे जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो जब वो मिलिट्री सपोर्ट मांगने गए तो जो वहाँ की चिंग डायनेस्टी थी वो तैयार हो गई कि ठीक है, दलाई लामा को उन्होंने बात माना और कहा कि चलिए हम आपका सपोर्ट करते हैं, हम आपका हेल्प जरूर करेंगे। तो क्या होता है कि 1791-92 में जो चाइनीज फोर्स होती है, जो मिलिट्री होती है, वो तिब्बत आते हैं और वहाँ से वो जो नेपाली आर्मी थी, फौज थे, उनके जो सेना थी उसको खदेड़ कर उनको तिब्बत से बाहर निकाल देते हैं। कौन निकालता है? चाइनीज फोर्स। क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो तिब्बत के दलाई लामा थे वो चाइना गए। चाइना में उस वक्त चिंग डायनेस्टी थी, उसके राजा से उन्होंने बात किया, उन्होंने अपना
परेशानी बताया कि देखिए नेपाल की जो सेना है हमें इस तरीके से तंग कर रही है, लूटपाट मचा रही है। तो जो चाइनीज़ मिलिट्री है, चाइनीज़ मिलिट्री नहीं मतलब जो चिंग डायनेस्टी की जो सेना थी वो राजा के द्वारा भेजा गया, तो वो लोग आते हैं और नेपालीज को वहाँ से फौज को निकालते हैं बाहर। और इवन जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो मतलब काठमांडू यानी कि जो नेपाल का कैपिटल सिटी है आज, वहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कैसे आते हैं कि वहाँ से वो तिब्बत से उनको भगाते भगाते वो यहाँ तक लेकर आ जाते हैं, काठमांडू तक वो आ जाते हैं, जो चिंग डायनेस्टी के राजा के जो मिलिट्री थे। अब उस वक्त क्या होता है कि नेपाल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से आर्टिलरी सपोर्ट मारता है। आर्टिलरी सपोर्ट का मतलब होता है, आर्टिलरी का मतलब तोप, सिंपल भाषा में समझिए। क्योंकि इस वक्त तक देखिए बात कब का हो रहा है, 1791 से 1792। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। कैसे हुई थी? तो इस वक्त तक बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है और ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा उस एरिया में पावरफुल हो चुकी है। तो नेपाल जो है वो कहता है कि भाई आप हमारा सपोर्ट कीजिए, जो चिंग डायनेस्टी के जो राजा हैं, जो मिलिट्री है वो काठमांडू तक आ गए हैं, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार हो जाती है। तो जब तक ईस्ट इंडिया के जो आर्मी थे वो वहाँ जाते, उसके पहले ही जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं यानी कि जो चिंग डायनेस्टी है जो यहाँ पे जो यहाँ के नेपाल है, उन दोनों के बीच में संधि हो जाता है, चिंग डायनेस्टी और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो जो चाइनीज़ ट्रूप्स होते हैं वो चले जाते हैं, विड्रॉ कर जाते हैं। लेकिन जो चाइना होता है वो नेपाल को फिर एक वसाल स्टेट बनाता है ना। पीस ट्रीटी जो होता है उसके मुताबिक नेपाल जो है अब चाइना का वसाल स्टेट है। वसाल स्टेट का मतलब आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि उसके अधीन, डायरेक्टली नहीं, मतलब चिंग डायनेस्टी जो है वो नेपाल पे आके रूल नहीं कर रही है, लेकिन नेपाल जो है, जो नेपाल के राजा हैं अब वो चिंग डायनेस्टी के अधीन हो गए हैं। अधीन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कल के दिन में अगर चिंग डायनेस्टी के जो राजा हैं वो कहें कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो पैसे के थ्रू हो या फिर वो धन मतलब किसी भी तरीके से हो, अगर उनको सेना चाहिए होगा तो ये लोग सेना लेके जाएंगे, उनको अगर टैक्स चाहिए होगा इनसे तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो सुप्रीम पावर है वो चिंग डायनेस्टी। तो यहाँ पे वसाल स्टेट का मतलब यही है कि नेपाल जो है इस युद्ध के बाद चाइना का वसाल स्टेट बन जाता है। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। अब क्या होता है कि जो नेपाल है वो एक्सपेंशन के बारे में सोच रहा होता है ना। पहले तो आप किसी भी अगर किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो हर एक जो किंगडम होता था वो एक्सपेंशन की सोचता था। तो देखिए युद्ध जो है वो तो हो गया 1791-92 में। देखिए 1791-92 क्या 18th सेंचुरी है ना, ख़त्म होने को आ रहा है। तो यहाँ पे तो पीस ट्रीटी हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी जो नेपाल है वो एक्सपेंशन करना रुकता नहीं है। पहले वो तिब्बत की तरफ जा रहे थे, अब क्या करते हैं दोस्तों कि वो अपना एक्सपेंशन जो है वो बढ़ाते हैं अब इंडिया की तरफ। इस मैप में आप देखिए कि देखिए तिब्बत तो इस तरफ है ना, तिब्बत तो इस साइड है, लेकिन अब जो वो अपना एक्सपेंशन करते हैं वो इंडिया की तरफ करते हैं। और देखते ही देखते जो इंडिया का सिक्किम है, देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या इधर आपको सिक्किम मिलेगा, बिहार के कुछ पार्ट हैं, तो अब वो इंडिया की तरफ अपना एक्सपेंशन करते हैं और इन जगहों पे वो अपना कब्जा कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि दोस्तों देखिए गोरखपुर उस एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी और वो एरिया जो था अब तो अवध भी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ चुका था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल का जो राज्य है वो दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में ये बात आता है कि इतना तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहा है नेपाल, तो कल के दिन में हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। कल के दिन में वो बंगाल में अटैक कर दे, है ना। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है, उनको टेंशन होने लगता है। और नेपाल जो है वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन करता है। आप ये सोचिए कि जो आज का हमारा सिक्किम है, बिहार का कुछ हिस्सा, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, ये सारा जो एरिया है कुमाऊं गढ़वाल रीजन, ये जो है वो नेपाल के उस समय आदि मतलब कब्जे में चला जाता है। और इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। अब चलिए, ये तो थोड़ा था इतिहास था पहले का युद्ध होने से। अब युद्ध पे हम डायरेक्ट आते हैं टू द पॉइंट। अब दोस्तों क्या क्या कॉजेज थे, मेन कॉजेज क्या थे? तो पहला कॉज ये था कि देखिए एक और नेपाल भी एक्सपेंशन करना चाहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक्सपेंशन करना चाहता था। आप सिंपल सा ये समझ लीजिए। तो जो नेपाल एक्सपेंशन कर रहा था, कुमाऊं, गढ़वाल, अवध का कुछ पार्ट्स और सिक्किम, इन सब पे कब्जा कर चुका था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई तुम कुमाऊं, गढ़वाल, अवध इन सब पे कब्जा क्यों करने की सोच रहे हो, या क्यों इतना एक्सपेंशन कर रहे हो? एक तो इसका बहाना बनाया कि तुम सिक्किम पे क्यों कब्जा कर लिए हो। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्किम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया कि आपने सिक्किम पे क्यों कब्जा किया और आप इतना एक्सपेंशन क्यों कर रहे हो। दूसरा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या शुरुआत में वो व्यापारी थे, चाहे वो जो मतलब एरिया को कब्जा कर रहे थे, लेकिन आज भी व्यापारी तो थे ही।
तो उनको जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको तिब्बत के साथ व्यापार करना था, ठीक है, लेकिन उनको रास्ता नेपाल के थ्रू जाना था तिब्बत। अब जो नेपाल के उस समय राजा थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप हमारे एरिया से होते हुए तिब्बत जाइए, ठीक है। दोबारा समझिए कि एक तो बहाना इन्होंने कहा कि भाई तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हो, तुमने सिक्किम पे क्यों कब्जा कर लिया, है ना, तुम कुमाऊं गढ़वाल रीजन में क्यों कब्जा कर रहे हो, वहाँ के जो पहाड़ी राजा हैं उनको तुम उन पे क्यों अपना मतलब बॉस की तरह उनके साथ तुम कर रहे हो, तो तुमने उनको अपने अधीन कर लिया। दूसरा क्या था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो ट्रेड करना चाहती थी तिब्बत के साथ थ्रू नेपाल के रास्ता होते हुए, लेकिन जो नेपाल के राजा थे वो अलाउ ही नहीं करते थे कि तुम हमारे टेरिटरी से, हमारे एरिया से होते हुए तिब्बत जाओ। उनको इस बात का डर था, वो भारत में देख रहे थे कि जो अंग्रेज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो कैसे मतलब क्रिश्चियन मिशनरी को बुलाकर भारत में भी कन्वर्जन हुआ। तो उनको डर था कि जब ये लोग इधर आ जाएंगे तो कन्वर्जन करने लगेंगे, तो उन्होंने कन्वर्जन के डर से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मतलब आदेश नहीं दिया या फिर अलाउ नहीं किया कि आप हमारे टेरिटरी में आकर और आप तिब्बत जा सकते हो ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों क्या होता है कि वॉर छिड़ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बहाना चाहिए था लड़ने के लिए, और उनको 2-3 बहाने मिल गए कि सिक्किम पे क्यों राज किया, और तुम हमें अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो, तो हमें तिब्बत के साथ ट्रेड क्यों नहीं करने दे रहे हो, हमें रास्ता क्यों नहीं दे रहे हो। तो 1814 से 16 के बीच में ये युद्ध चलता है। अब आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि लगातार 2 साल चलता है, बट इस पीरियड के दौरान युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। और युद्ध खत्म होता है 1800 मतलब वैसे 16 से पहले ही ख़त्म हो गया था, बट जो ट्रीटी था वो 1816 में होता है, और इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सुगौली। अब दोस्तों ये सुगौली जो जगह है वो एक गांव है जो कि आज के वर्तमान बिहार राज्य जो है भारत में वहाँ पे है। सुगौली एक गांव का नाम है, ठीक है। तो उस गांव में ट्रीटी होता है 1816 में। अब इस ट्रीटी में क्या क्या शर्त रखे गए थे आप उसे देखिए। तो शर्त ये था कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट काठमांडू में परमानेंट रहेगा, है ना। वो हर राज्य के साथ ऐसे ही करते थे। भारत में भी जहाँ पे भी जो राज्य उनके अधीन आते थे सब्सिडरी अलायंस में, वो कहते थे कि हमारा एक रेसिडेंट जो है आपके राजधानी में होगा। तो नेपाल के साथ भी वही कहा गया। उसके बाद इस युद्ध में नेपाल जिसने कि गढ़वाल और कुमाऊं रीजन पे कब्जा किया था वो उसको छोड़ना पड़ा, है ना। सीडेड का मतलब होता है कि छोड़ देना। और जो तराई रीजन पे जो क्लेम करता था नेपाल कि ये हमारा है, उसको वो क्लेम से भी पीछे हटना पड़ा। इवन जो सिक्किम था उससे भी, उस जगह से भी पीछे हटना पड़ा। यानी कि इन्होंने जो जो एरिया को, है ना, गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम, जिन भी राज्यों पे जिन मतलब जगहों पे इन्होंने कब्जा किया था उनको छोड़ना पड़ा। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ना पड़ा, कुमाऊं भी, और सिक्किम से भी ये विड्रॉ हो गए, पीछे हट गए। तो इस तरीके से सिक्किम को आज़ाद कर दिया जाता है, और जो सिक्किम के राजा हैं उनको दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और सबसे यहाँ पे जो दोस्तों मैंने कहा था ना कि बहुत रोचक सी बातें हुई थी ट्रीटी में, सबसे रोचक ये हुआ कि जब युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो जो गुरखा सेना थी, है ना, जो उनमें जो लड़ने वाले थे, लड़ाकू थे, जो फौज थे, उन्होंने इतने बहादुरी से लड़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो चकित रह गए कि इतने बहादुर सैनिक कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा वाकया होता है जो शायद बहुत सारे ट्रीटी में नहीं आपने सुना होगा ना पढ़ा होगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हारे हुए राजा से, यानी कि नेपाल के जो राजा हैं वो तो इस युद्ध में हार जाते हैं, जब भी तो ट्रीटी होता है, और उनको ये गढ़वाल कुमाऊं और सिक्किम ये सभी एरिया को छोड़ना पड़ता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो गुरखा वो मतलब जो आर्मी है, जो फौज है, उसको हम रिक्रूट करना चाहते हैं, ठीक है, भर्ती करना चाहते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, है ना। उनके बहादुरी से ये इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रेस होते हैं, इतना प्रभावित होते हैं कि बोलते हैं कि ये तो हमारे फौज में होना चाहिए। अगर ये हमारे साथ होंगे, हमारे मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में होंगे, तो हम जहाँ पे भी दुनिया में लड़ेंगे तो ये लोग इतने ही बहादुरी से लड़ेंगे और हमारे लिए बहुत काम आएंगे। तो एक तरीके से मतलब उस युद्ध में जो गुरखा सोल्जर थे उन्होंने दिखाया कि वो कितने बहादुर है, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया ब्रिटिश ऑफिसर्स को। और उस समय से ही रिक्रूटमेंट जो था वो स्टार्ट कर दिया गया गुरखा सोल्जर्स का बाय द ब्रिटिश इंडियन मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे उनके द्वारा। और दोस्तों आज भी मतलब ये तो 1814 और 16 की बात हो रही है, आज भी जो है वो गुरखा जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं रॉयल ब्रिटिश आर्मी में। इवन टुडे आप सोचिए 1800 कब हुआ था, 16 में ट्रीटी हुआ था, और आज चल रहा है 2021। तो दोस्त 200 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी जो गुरखा सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिश
रॉयल ब्रिटिश आर्मी में काम करते हैं। इंडिया में भी दोस्तों आप गुरखा रेजिमेंट के बारे में सुनते होंगे। इवन जो सिंगापुर है वहाँ पे भी जो सिंगापुर पुलिस है उसमें गुरखा को मतलब वो किया जाता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितने बहादुर ये फौजी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक हारे हुए राजा से वो युद्ध में हार गए थे, है ना, वो कमज़ोर नहीं थे, उन्होंने बहादुरी से लड़ा, लेकिन एक हारे हुए राजा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी से आप मतलब समझ सकते हैं। अब दोस्तों क्या फ़ायदा हुआ इस युद्ध के बाद? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बेटर फैसिलिटी मिल गया ट्रेड के लिए। अब वो तिब्बत से ट्रेड कर सकते थे, सेंट्रल एशिया से ट्रेड कर सकते थे। उनको शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशन मिल गए, जिनको आगे चल के उन्होंने डेवलप किया। और आज जो हमारे देश के लोग हैं वहाँ घूमने जाना चाहते हैं, उनका ड्रीम प्लेस होता है। गुरखा जो था उन्होंने ज्वाइन किया ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बहुत ही बड़े नंबर में। और दोस्तों आज भी जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि और हर साल नेपाल में जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं रॉयल ब्रिटिश आर्मी के, वो आते हैं और रिक्रूटमेंट कर ले जाते हैं। और काफ़ी लिक्रेटिव जॉब होता है, उनको वहाँ पे पाउंड और स्टर्लिंग में पेमेंट किया जाता है। तो काफ़ी बढ़ चढ़ के यहाँ पर भाग लेते हैं नेपाल के युवा लोग जो हैं। उसके बाद ट्रीटी के क्या क्या फ़ायदा हुआ कि उनको ट्रेड फैसिलिटी मिल गया, शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशंस मिल गए, गुरखा उनके आर्मी में आ गए। और दोस्तों यही इन गुरखा सोल्जर्स ने जब भारत में 1857 का संग्राम हुआ था तो उस संग्राम को दबाने में इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था। मतलब इन्होंने ब्रिटिश की तरफ से लड़ा था तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। और नेपाल जो है अब चाइना के वसाल स्टेट से निकल गया है, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी हो गया है। तो इस तरीके से नेपाल जो है अब वो चाइना, और चाइना का वसाल इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि चाइना जो उधर था वो धीरे धीरे चिंग डायनेस्टी कमज़ोर हो रही थी। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको इस पूरे मतलब वीडियो में आपको कौन सा पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जानकर। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि अगले वीडियो जो है आपको टाइम पे मिल सके और सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।